छात्रों, आज के इस वीडियो में 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं विषय आपका सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत वर्ष आपका 2024-25 का हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, हमने भूगोल के सभी आपके पूरे 5 के 5 अध्याय के आंसर दे दिए हैं और आज की इस वीडियो में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 के अंतर्गत हमने पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय, ठीक है, इनका आंसर आपको दे दिए हैं। अध्याय आपका जो आज है चौथा है न्यायपालिका। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन इसमें आता है, क्वेश्चन नंबर 1 आता है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका या फिर आपका निर्वाचन आयोग। तो उत्तर देखिए, आपको यहाँ पे सिंपल सा कर देना है, सी नंबर न्यायपालिका। क्वेश्चन सेकंड दिया गया है, जनहित याचिका की व्यवस्था विकसित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपका जो आंसर है सी नंबर हो जाएगा, न्याय तक ज्यादातर लोगों की पहुंच बनाना। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन तीसरा, कौन सी बात फौजदारी कानून से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका जो आंसर है बी नंबर हो जाएगा, ऐसे व्यवहार जिसे कानून अपराध मानता है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए चौथा क्या दिया है, भारत में नागरिक के मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और आपका विधानसभा। तो उत्तर देखिए आपको यहाँ पे लगाना है सी नंबर न्यायपालिका। अगला देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, 5वां दिया है, FIR किससे संबंधित है। क्या आपका ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत या फिर आपका देखिए थाना, पुलिस थाना। तो आंसर आपको देखिए डी नंबर पुलिस थाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला आपको जो इसमें दिया गया है ए नंबर में, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना है, आंसर याद कर लेना है आपको, 34 आपके यहाँ पे कितनी होती है, न्यायाधीशों की संख्या होती है। इसके बाद केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों को कौन हल करता है। तो उत्तर में आपको यहाँ पे लिखना है न्यायिक व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए सी नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया को डैश डैश कहा जाता है। तो उत्तर देखिए आपको यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय यानी आपका सुप्रीम कोर्ट के मुखिया होते हैं। क्वेश्चन देखिए इसमें डी नंबर में दिया है, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है। तो क्या आपका यहाँ पे इंदौर है, ग्वालियर या फिर भोपाल या फिर जबलपुर। तो देखिए आपको जो आंसर है यहाँ पे ना, आपको जबलपुर लगाना है। अगला देखिए ई नंबर, लास्ट क्वेश्चन है, डैश डैश के फैसले देश की सभी अदालतों पर लागू होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय इसमें आपको आंसर लिखना है। अब चलते हैं, इसके बाद क्वेश्चन आपका 7वां आता है, न्यायपालिका किन किन विवादों का निपटारा करती है। तो उत्तर में देखिए आपको लिखना है, न्यायपालिका नागरिक व सरकार, 2 राज्यों, राज्य सरकारें और केंद्र और राज्य के सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करती है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 8वां पर, न्यायिक समीक्षा को आपको समझाना है। तो देखिए आपको इसमें लिखना है, संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास होता है और संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती है और इसे ही न्यायिक समीक्षा कहते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 9 नंबर पर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो आपको यहाँ पे उत्तर में लिखना है, 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन देखिए 10वां नंबर, स्वतंत्र न्यायपालिका किसे कहते हैं। उत्तर में लिखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका का अर्थ है विधायिका और कार्यपालिका जैसी राज्य की अनुशाखाओं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती हैं और अदालतें सरकारों के अधीन नहीं होती है, ना ही वे सरकार की ओर से कोई काम करती हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 11वां नंबर, यहाँ पे लिखा है, हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत कौन सी है और यह कहाँ स्थित है। तो हमारे देश की देखिए सबसे आपकी जो बड़ी अदालत कहलाती है उसे कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, जिसका आपका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा और इसे अच्छे से लिखिए। क्वेश्चन देखिए 12वां दिया गया है, उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले किन प्रेसिडेंटी शहरों में की गई थी। तो देखिए आपका जो उच्च न्यायालय सबसे पहले 1862 में कलकत्ता में हुई थी, बम्बई में और मद्रास यानी वर्तमान में आपका चेन्नई इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों आपके जो हैं प्रेसिडेंसी शहर कहलाते थे, जो आपके यहाँ पे ब्रिटिश शासन में बनाए गए थे। अगला देखिए क्वेश्चन 13वां क्या लिखा है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से क्या समझते हैं। उत्तर लिख दीजिए, भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है और इसका मतलब यह है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों के आपके लिए मान्य होते हैं। तो जो आपका जो ऊपर से आएगा वो सभी नीचे के लिए ऑलरेडी आपका वहाँ पे मान किया जाएगा। क्वेश्चन देखिए आपका 14वां नंबर आता है, इसमें क्या दिया गया, देखिए फौजदारी और दीवानी कानून में अंतर पूछा गया है। तो देखिए आपका ये पहला पॉइंट दिया है, आप इसे पूरा अच्छे से लिखिए और आपका ये दूसरा पॉइंट। ठीक है, मैं इसे पढ़कर नहीं बताता हूँ, आप खुद कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 15वां दिया गया है, निम्नलिखित में वर्गीकृत की जाने वाली तालिका को आपको बनाना है। देखिए मारपीट, जमीन क्रय विक्रय, ये सभी आपको दिए गए हैं। अब इनमें आपको बताना है कौन सा दीवानी मामले है और कौन सा आपका फौजदारी मामले है। तो देखिए आपको यहाँ पे दीवानी मामले में हो जाएगा क्रय विक्रय मामले, किराएदारी मामले, जमीन,
ज़मीन का बंटवारा और आपका संपत्ति के मामले, ठीक है। ये आपके 5 जो है दीवानी मामले। और फौजदारी में क्या आएगा, जैसे आपका मारपीट हो गया, घरेलू हिंसा हो गया, हत्या और आपका चोरी। इस प्रकार से आपको करना है। और देखिए इसके बाद 16वां क्वेश्चन आपको दिया गया है, जनहित याचिका दायर करने के लिए अधिकार किसे है और कहाँ कहाँ दायर किया जा सकता है। तो देखिए पूरा आंसर आपको जो है इसे लिखना है, आप कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो दायर किया जाता है जनहित याचिका, वो आपका सर्वोच्च न्यायालय और आपका उच्च न्यायालय, ये 2 ही जगह जहाँ पे है आप यहाँ पे याचिका दायर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं आपका क्वेश्चन 17 आता है, क्या एक अधिक राज्यों पर एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, यदि हाँ तो एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है हाँ, एक से अधिक राज्यों के बीच में आपका एक उच्च न्यायालय हो सकता है। जैसा कि देखिए आप यहाँ पे चंडीगढ़ जो आपका पंजाब की राजधानी भी है और कहाँ का है, हरियाणा का भी है। तो इन दोनों के बीच में एक उच्च न्यायालय है, तो आपको यहाँ पे हाँ करना है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे दूसरी तरफ 4 पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम हो गए, नागालैंड हो गया, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी के आपके एक ही उच्च न्यायालय गुवाहाटी में, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन आपका 17वां हो गया है। तो यहाँ पे देखिए आपका ये अध्याय जो 4 है ना कंप्लीट होता है। अब इसके बाद आपका जो अध्याय आता है, देखिए यहाँ पर आता है अध्याय आपका 5 नंबर, हाशियाकरण की समझ। तो चलिए आपको यहाँ पे आंसर अध्याय 5 का आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत की लगभग कितने प्रतिशत आबादी आदिवासियों की है। तो क्या आपका 8% है, 2% या फिर 18 या फिर 22। तो आपको उत्तर में लिखना है आपको 8% हमारे जो है पूरे भारत में आदिवासियों ने आपके ट्राइबल, ठीक है, ट्राइबल आपकी जो जनजातियाँ हैं इनकी है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 लिखा है, आदिवासियों द्वारा सबसे ज़्यादा बोल जाने वाली भाषा कौन सी है। तो उत्तर में आपको देखिए संथाली लिखना है, और ये आपका पश्चिम बंगाल और आपका झारखंड में पाई जाती है। तीसरा देखिए, उड़ीसा के डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का पवित्र पर्वत कौन सा है। तो आपको आंसर देखिए आपका यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यायगिरी पर्वत, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन आपका चौथा नंबर, रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। आदिवासी अपने पुरखों, गाँव और किसकी उपासना करते हैं। तो आपका प्रकृति पर। बी नंबर देखिए, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। तो 101 है वर्तमान में। वन्य जीव संरक्षण के रूप में भारत सरकार द्वारा अभ्यारण्य और क्या स्थापित किए गए हैं। तो आपका राष्ट्रीय पार्क यानी नेशनल पार्क यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो आपको यहाँ पे आंसर याद कर रखना है, 74 आपकी जो है यहाँ पे % आपकी साक्षरता दर है, यानी 74% जो लोग हैं ना हमारे भारत में यहाँ पे साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। और इसके बाद देखिए, अपने परंपरागत निवास स्थानों के छीनने की वजह से आदिवासियों को पलायन कहाँ होता है। तो देखिए जब वो क्या करते हैं, परंपरागत चीज़ें जब उससे नष्ट होती हैं तो शहरों की ओर पलायन करते हैं, यानी भागते हैं। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन 5 आता है, आदिवासी शब्द का आशय क्या है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, देखिए इसका मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं, ठीक है। चलिए हमारे देश में सर्वाधिक जनजाति वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो देखिए जो आपके सर्वाधिक जनजाति वाले हैं ना, यहाँ पे आपका सबसे पहले आपका उड़ीसा आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, राजस्थान आता है, अरुणाचल प्रदेश आपके, और इसके जैसे आपके बहुत सारे आपके राज्य हैं। क्वेश्चन देखते हैं आपका 7वां नंबर, जंगलों से प्राप्त ऐसे 3 उत्पाद बताइए जो आपके घरों पर होते हों। तो देखिए कीमती इमारतें, लकड़ी, सोने चांदी, अयस्क और आपका पशु उत्पाद, ठीक है। चलिए और इसके अलावा आप शहद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 देखिए, आदिवासी लड़की सोमा क्या कहती है कि आदिवासियों कहानी पर फिल्म बनाऊंगी। तो आपको देखिए इसमें लिखना है, आदिवासी लड़की सोमा आदिवासियों कहानी पर फिल्म बनाने के लिए इसलिए कहती है ताकि वह आदिवासी समाज की सच्चाई को जनता तक पहुंचा सके। क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, क्या कारण है कि अधिकांश आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों के अधीन नहीं रहे हैं। तो आपको देखिए पूरा आंसर यहाँ पे आपको ये लिख देना है, मैं इसे पढ़ नहीं रहा हूँ, आप इसे कॉपी पर लिख लीजिए कि अपने एड ग्रेड बुक पर, ठीक है। क्वेश्चन 10वां देखिए, वर्तमान में आदिवासी समुदाय शहर का रुख क्यों कर रहे हैं। तो आपको बताना पड़ेगा, इसमें देखिए आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोत से वंचित रह गए हैं और अपने परंपरागत निवास स्थानों के छीनने जाने की वजह से सारे आदिवासी काम की तलाश में शहर की ओर रुख कर रहे हैं। क्वेश्चन के देखिए 11वां, क्या कारण है कि खनन परियोजना के कारण विस्थापित होने वाले 50% अधिक आदिवासी समुदाय हैं। तो आपको देखिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या देखिए अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भरमार रही है, कहाँ आपका आदिवासी इलाकों पर, और इनके ज़मीनों में खनन हो रहा है और विशाल औद्योगिक परियोजनाएं भी चल रही हैं। तो इससे क्या होते हैं, देखिए वो विस्थापित होते हैं। तो आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 12वां, यदि आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो किस प्रकार की ज्ञान संपदा के खोने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधे का इस्तेमाल करते हैं और उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियाँ दवाइयों के तौर पर
325 प्रजातियाँ कीटनाशकों के तौर पर और 425 प्रजातियाँ गोंद, रेजिन और डाई यानी आपके रंगने के आपके उपयोग में की जाती है। और अब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो ये सारी ज्ञान और संपदा जो है खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका जो है 30 नंबर का आता है, अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की आवश्यकता क्यों होती है। तो अल्पसंख्यक शब्द का आमतौर पर ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले में बहुत कम होते हैं। अल्प मतलब कम होता है और संख्यक मतलब जिनकी संख्या बहुत थोड़ा हो। तो इस प्रकार से आपको आंसर करना है। अगला देखिए क्वेश्चन 14 नंबर क्या लिखा है, वन संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपना सुझाव दीजिए। तो पहला देखिए, नियंत्रित वनों कटाई, आपको वनों कटाई नहीं करनी है और वनों को आग लगाने से आपको बचाव करना है। ठीक है, तो आपको इनका आंसर लिखिए। और इसके अलावा देखिए तीसरा क्या है, वृक्षारोपण करना है आपको। ठीक है, आपको कार्यक्रम चलाना है जिससे वृक्ष की संख्या बढ़ सके। और इसके अलावा संसाधनों का उचित उपयोग करना है और टिकाऊ भूमि प्रबंधन द्वारा करना है। वनों के लिए अधिक चराई से आपको बचाना है और वन संरक्षण के लिए सख्त कानून आपको बनाना है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको जो है इतने ही क्वेश्चन आपके हैं 14 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हमने इसका भी पूरा आंसर देख दिया है। अगर वीडियो पर पहली बार यहाँ पे विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए जिससे आपको आने वाले हर एक विषय का एड ग्रेड का आंसर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।